हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग पीएफआरडीए का फेज 2 पेपर 2 करने वाले हैं 2022 का। और अपन के पास 50 क्वेश्चन होते हैं जहां हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने 2021 और 2022 का फेज 1 का पेपर 2 जो है कवर ऑलरेडी कर लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक कंपनी है, मान लीजिए यहाँ पर एक्सवाईजी लिमिटेड, जिसने एक लोन लिया था $2 लाख का 1 दिसंबर में। और जो एक्सचेंज रेट्स हैं यहाँ पर, वो इन्होंने दे रखा है कि $1 जो है वो आपका 74.43 रुपीज का है। हाउएवर जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है यहाँ पर, वो इनका है 76.78। ठीक है। तो जो यहाँ पर आपके पास में लोन लिया है आपने, वो 2 लाख रुपए का लिया। एंड आपको अब यहाँ पर कितने रुपए का एक्सचेंज रेट पर चलना पड़ेगा? 76.78 के ऊपर। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफरेंस देखोगे आपकी भी कितना डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पर आपने निकाला और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इजी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स राइट्स प्राइस ऑफ द कंपनी हमें कैलकुलेट करनी है। अगर कंपनी जो है वो यहाँ पर ऑप्ट करती है फॉर अ राइट इशू एट ₹120 और करेंट मार्केट प्राइस है इसका ₹240 का, और कंपनी यहाँ पर एक राइट में आपको शेयर्स देती है फॉर 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स। ठीक है। यहाँ पर एक राइट शेयर मिलता है आपको 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ राइट जो है इशू की है आपने एट ₹120 और करेंट मार्केट प्राइस आपका 240 है। तो एक्स राइट प्राइस आपको बताना होगा। तो कैसे निकालोगे? राइट शेयर्स आपके पास कितने हैं इनटू आपका इशू प्राइस कितना है। इशू हमने किया इसको 120 पर, राइट शेयर हमारे पास एक है, और जो वैल्यू है एग्जिस्टिंग शेयर्स की वो हमारे लिए कितनी रहेगी? 240 रहेगी। और यहाँ पर हमारे पास में दो शेयर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास एक है, राइट शेयर्स हमारे पास यहाँ पर, सॉरी, एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास दो और राइट शेयर हमारे पास एक है। तो इससे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा काउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि ये स्टेट कर रहा है? देखो, काउंटिंग प्रिंसिपल्स डायरेक्टली आपके इसमें नहीं आ रहा है, बट आप सिलेबस में, बट स्टिल इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है, मैं उसको अपलोड कर दूंगी, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे कौन सा ऐसा काउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये स्टेट कर रहा है कि जो एक्सपेंसेस हैं, अगर वो यहाँ पर इनकर करेंगे एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो मैच करना चाहिए विद रिवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज आपके सेम पीरियड के होने चाहिए। तो अगर आपके कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर है या फिर प्रीपेड वाले हैं आपके पास में, ठीक है, या एडवांस आपको मिला है, वो सब आप लेकर नहीं चलते हो। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बाकी भी बता देती हूँ। यहाँ पर है एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जो ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है। तो अगर ओनर बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट का ना वीडियो डाल दूंगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिवेन्यू हो सकता है आपने यहाँ पर, ठीक है, अर्न कर लिया है, लेकिन अभी आपको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, मिला नहीं है, आपके हाथ में नहीं आया है, तो भी यहाँ पर आप उसको लेकर चलते हो। तो ये आप इसको यहाँ पर शो करोगे अपनी बैलेंस शीट में और अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये हो जाता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई बिजनेस है, ठीक है, और ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ये एकदम ही जल्दी बंद हो जाएगा, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा। ठीक है। तो हो सकता है ओनर की डेथ हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में कोई और यहाँ पर बिजनेस को रन करेगा, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया। और रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में आपका फिर सिमिलर चीज ही आ जाती है कि यहाँ पर आप रिवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करते हो जब आप उसे अर्न कर लेते हो, ना कि जब आपको वो रिसीव हो जा रही है इनकम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। एक कंपनी है, इसने 2 लाख शेयर्स इशू करे हैं और लेटर इसने 2 लाख शेयर्स और इशू करे। अज्यूमिंग की कंपनी के पास यहाँ पर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वेटेड एवरेज अर्निंग पर शेयर आपको निकालनी है। ठीक है। अब ईपीएस जो है वो हमारे पास में कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर हमें पहले तो वेटेड एवरेज शेयर्स का देखना होगा। तो 2 लाख हमारे शेयर्स थे। ठीक है। अब हमने जो 2 लाख शेयर्स हैं वो हमारे पहले इशू किए और लेटर 31 मार्च को हमने एडिशनल शेयर्स को निकाला है। तो 2 लाख इंटू 9/12 हम इसे कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? 3,50,000। ठीक है।
और 4 लाख रुपए इसका हमें इनकम मिला है, 3,50,000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब पूछ रहे हैं कौन सा कंपोनेंट है जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपका कवर्ड नहीं होता। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमारे पास में क्या क्या आते हैं, मेजरली हमारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं या फिर बियरेबल प्लांट्स आते हैं, जैसे कि मैंगो ट्रीज जो हमें लॉन्ग टाइम तक क्या देने वाले हैं, प्रॉफिट देने वाले हैं। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हमारे पास आ जाती है, परचेज प्राइस हमारे फिक्स्ड एसेट का आ जाता है, रिस्टोरेशन कॉस्ट, मान लो यहाँ पर कोई ऐसा एसेट है, फॉर एग्जांपल एक एयरप्लेन है आपके पास। अब एयरप्लेन में यहाँ पर आपके पास में उसका इंजन होगा, उसके इंटीरियर्स हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अदर चीजें हो सकती हैं उस एयरक्राफ्ट की जो कि अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल उसकी बॉडी ही ले लो, अब सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो हम अगर एक पार्ट को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और रिस्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली रिप्लेस करके उसको दूसरा कुछ और पार्ट खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी हम लेकर चलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, तो बाकी चीजें हमारी जाती हैं। अब आती है बात इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113 की, तो पूछ रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के क्या फ्यूचर्स हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एसेट की इनको नॉलेज होती है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करने के लिए ये विलिंग होते हैं, और इनको इंफॉर्मेशन जो है इनकी वो हम ड्यू डिलीजेंस के थ्रू ले रहे होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इंडिया 17 की बात हो रही है कि किस तरीके से अगर 1 लाख रुपए हमने अपफ्रंट पे करे हैं 15 साल की लीज के लिए, तो इसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये 1 लाख रुपए 15 साल के लिए हमें दिखाने हैं, तो ये हमारे लिए यहाँ पर अमोर्टाइज करते चले जाते हैं हम इसको ओवर द लीज पीरियड, ओके। तो यहाँ पर लीज पेमेंट जो होती है ऑपरेटिंग लीज के अंडर 15 साल है, मतलब कि यहाँ पर कहीं पर भी ये तो दे ही नहीं रखा कि ये जो लीज है ये यूजफुल लाइफ के बराबर जा रही है, तो हम मान जाएंगे कि ये हमारी क्या है, ऑपरेटिंग लीज है, और ऑपरेटिंग लीज को हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अपना अमोर्टाइज कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉस्ट परचेस हमारी इतनी है, टोटल परचेस हमारी इतनी है, परचेस रिटर्न्स जो है जो हमने यहाँ पर परचेस किया था लेकिन वापस कर दिया वो इतना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारे लिए 25,000 हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास 50,000 रुपए हैं, ओपनिंग बिल पेबल्स हमारे पास इतने हैं और क्लोजिंग बिल पेबल्स हमारे पास इतने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होता है तो इनको ना माइनस कर दिया करो, ठीक है। अब एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको निकालना है, तो नेट क्रेडिट परचेस आप निकालोगे पहले। तो नेट क्रेडिट परचेस आपको कैसे निकालना है, अब आपके पास टोटल परचेस कितनी थी, टोटल परचेस है आपकी 4,07,000 रुपए की, और यहाँ पर से कैश परचेज आपने कितनी कर ली, 1 लाख रुपए, तो इतना पैसे तो आप दे चुके हो, कितना बचा आपका, 3,07,000 बचा। उसमें से भी आप क्या कर चुके हो, ऑलरेडी 7,000 रुपए का सामान जो है वो वापस कर चुके हो, तो वो भी आपको नहीं पे करना। तो कितना अमाउंट आप पे करोगे, 3 लाख रुपए आप पे करोगे, ठीक। अब इसके बाद में आपको निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल्स, कि भाई यहाँ पर आप कितना पे कर रहे हो, तो कितने ट्रेड पेबल्स आपके रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास में ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 25,000 हैं, ठीक है, और क्लोजिंग कितने हैं, 50,000 हैं। अब आप निकालो इसमें से ओपनिंग ट्रेड पेबल्स आपके क्या क्या रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके पास 25,000 हैं और बिल पेबल्स आपके पास 20,000 हैं, इसको ऐड करोगे। इसके बाद में क्लोजिंग वाला उठाओ, 50,000 और 25,000, ठीक है। तो इनको आपने ऐड करा, ऐड करने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर इसका एवरेज निकाल लोगे। एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद में आपके पास में यहाँ पर रेशियो आ जाता है, आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या रहता है वो समझ में आया इसका। तो आपके लिए ना यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या निकालना है, नेट क्रेडिट परचेज आपकी कितनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि कितनी परचेज हमने उधार पर करी है, तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन क्या करोगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स आपके पास कितने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट यू कैन अवेल अंडर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कितना ले सकते हैं, 75% ऑफ द परचेज प्राइस आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर्स। अब यहाँ पर बात हो रही है आपसे ईपीएस की, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ईपीएस पेंशन जो है आपकी यहाँ पर, अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कितना अमाउंट जो है फॉर चिल्ड्रन पेबल है और अंटिल व्हाट एज है।
तो यहाँ पर कितने साल तक बच्चों को यहाँ पर अमाउंट दी जाएगी, तो 25 साल तक दी जाती है। मिनिमम पेंशन ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के अंडर कितनी होती है, 1000 रुपए पर मंथ होती है, ठीक है। विडोज को अगर हमें पेंशन देनी है तो यहाँ पर ये आपकी जाती है 50% ऑफ द मेंबर्स पेंशन, और यहाँ पर या फिर 450 रुपए जो भी इसमें हाई रहेगी। चिल्ड्रन को यहाँ पर 25% मिलती है और विडोज पेंशन, ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलती है। ऑर्फन है अगर तो 75% मिल रही होती है। ओके, चलो नेक्स्ट है ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम वेज सीलिंग कितनी दी गई है, तो ये आपकी 15,000 रुपीज की यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स कैन एन अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर चेंज द ऑटो डेबिट फैसिलिटी इन अ ईयर, तो एक बार में, एक महीने में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स के अकाउंट से डायरेक्टली ना पैसे कट जाते हैं अदरवाइज, तो इसको आप यहाँ पर एक बार क्या कर रहे हो, किसी भी एक महीने में, कोई भी एक महीना आप लोगे जिसमें कि आप एक बार इसे चेंज कर लोगे, उसके बाद नहीं कर सकते एनुअली। ग्रेचुटी की अगर हम बात करें तो ये कितनी ईयर्स की सर्विस देने के बाद में आपको पेबल होती है, तो 5 साल की सर्विस आपकी यहाँ पर मैंडेटेड है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 साल जॉब करी 1 साल नहीं की फिर 1 साल की। व्हाट इज द आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स कॉल्ड, तो हमने अभी देखा था जीवन प्रमाण इसका आंसर होगा। लास्ट एक और क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, तो कितनी है यहाँ पर, 15 लाख रुपए की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर सेल्स दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड लॉसेस। प्रोजेक्टेड सेल्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्या करोगे आप, प्रोजेक्टेड सेल्स आपको निकालनी है, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है, अपॉन सेल्स आप यहाँ पर निकालते हो, ठीक है। तो पीवी रेशियो आ गया आपका। पीवी रेशियो निकालने के बाद में क्या करोगे, प्रोजेक्टेड सेल्स निकाल लोगे, फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस माइनस कर अपॉन पीवी रेशियो। ओके, आगे समझ में। तो यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपका प्रॉफिट कितना हुआ उसमें आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देते हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर पीवी में सेल्स में से क्या करते हैं, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपॉन सेल्स आप यहाँ पर निकालोगे और साथ में आपको क्या करना है, अब इसको यहाँ पर प्रोजेक्टेड सेल्स निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस को माइनस कर दोगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड। बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने लिए एक बजट बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे जो खर्चे हो रहे हैं इस बजट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं या नहीं। अगर कुछ वेरिएशंस है किसी डिपार्टमेंट में तो वो क्यों है, कॉन्टिन्यूसली उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं और फिर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहे हैं ओवरलुक करोगे आप मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को, डिक्रीज करोगे कोऑर्डिनेशन, कोई भी ये टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा तो ऑफ कोर्स पूरा टाइम कंज्यूम करेगा, कोऑर्डिनेशन करेंगे अदरवाइज यहाँ पर कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को ओवरलुक करना काम नहीं है, कॉस्ट देखने का काम है। तो कंपेयर करते हैं एक्चुअल बजट को, यहाँ पर आपके जो आपका बजट एक्चुअल लग रहा है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट आपकी जो लग रही है अमंग आपका जो बजट आपने बनाया था। कैलकुलेट करनी है पर यूनिट कॉस्ट कि 4 एम्प्लॉइज है यहाँ पर 20,000 रुपए के, ठीक है। हमने 4 एम्प्लॉइज को हायर करा, ओवरहेड कॉस्ट हमारी 40% है, 25% हमने अलोकेट की है। प्रोडक्शन हमने 125 यूनिट का करा है, तो 25% करी है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए अलोकेट की होगी हमने। फिर हमारे पास में 20,000 रुपए एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो 4 एम्प्लॉइज को कितना दोगे, 80,000 रुपए आपके चले गए, ठीक है। तो 90,000 रुपए आपके लग रहे हैं। अब हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग निकालना है, तो 125 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, 720 आपका आंसर रहेगा। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ईबीक्यू किसे बोलते हैं, हम उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होता क्या है, टोटल यूनिट्स आपको आइडियली कितनी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। आइडियली आपको टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक बैच में, ताकि आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक वे में काम करना है, इकोनॉमिकली हमारा काम करना है, ठीक है। तो एनुअल डिमांड है 5,000 की, कैरिंग कॉस्ट हर यूनिट पर 10 रुपए की लग रही है और सेटअप कॉस्ट है 1,000, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट 2 ds, ठीक है, डिवाइडेड बाय
आपका एच, और इसको पूरे को अंडर रूट कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास आता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। अब डी क्या होता है यहाँ पर, डी होता है कि भाई आपकी एनुअल डिमांड कितनी है, एच होता है आपका सेटअप कॉस्ट क्या है, और एच क्या होता है आपका होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग या फिर कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2 इंटू आपके पास में एनुअल डिमांड कितनी है 5000 है, इंटू आपके पास सेटअप कॉस्ट कितनी है 1000 है, और यहाँ पर आपके पास में कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा 10 रुपीज पर यूनिट, तो इससे आप इसको निकाल लोगे, राइट। और जो आपके पास में आएगा उसको क्या करोगे आप यहाँ पर, उससे आप यहाँ पर अंडर रूट कर लोगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 आपका हो गया, तो 10 1 2 3 और 1 4, तो आपके पास में 1000 इसका आंसर आएगा। What is the main objective of total productive maintenance? Total productive maintenance का आपका मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। विच कॉस्ट कैरीज विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, जितना आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम होगा उतना ही आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी, तो ये होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपका यहाँ पर इररिस्पेक्टिव चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो अगर आपने 10 किलो मान लो यहाँ पर आटा बनाना है, तो अकॉर्डिंगली वीट लाओगे, अगर 15 किलो बनाना है तो फिर यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपको ज्यादा वीट लाना पड़ेगा, तो ये क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यूनिट्स आपके पास है 16,000, कॉस्ट जो आपकी लग रही है 22 लाख रुपए लग रही है, 18,000 यूनिट्स पर आपकी कॉस्ट लग रही है 24 लाख। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर यूनिट कॉस्ट आपको निकालनी है, तो चेंज इन कॉस्ट यहाँ पर आप देखोगे कि कितना यहाँ पर वेरिएंस आया है, ये ना यहाँ पर आपका वेरिएंस आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगा ये, आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि हमारे पास में हमें जो यूनिट्स यूज करनी है वो होंगी कि 16,000 यूनिट्स हमें यूज करनी है, और प्राइस जो रखा होगा वो 22 लाख रुपए रखा होगा, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी लग गई होगी यूनिट्स वो लगी होंगी 18,000। ठीक है, तो 2,000 यूनिट्स जब हमारी ज्यादा यूज हो गई, तो यहाँ पर हमें अकॉर्डिंगली वेरिएंसेस देखने रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर यूनिट कॉस्ट हमें यहाँ पर, क्योंकि चेंज इन कॉस्ट हमारी 2 लाख हो गई, चेंज इन यूनिट्स हमारी हो गई, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास में फिर ये आ जाएगी। ठीक है, what weightage is assigned to income distance in 15th finance commission devolution formula, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवोल्यूशंस आपके होते हैं, तो यहाँ पर इसको 45% का वेटेज दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको ये फाइनेंस कमीशन का वीडियो चाहिए तो बता देना, मैंने वैसे आरबीआई के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया था, बट मैं आपके लिए भेज दूंगी, अगर आपको यहाँ पर चाहिए होगा तो मैं इसे अपलोड करूंगी, अदरवाइज नहीं। Within how many days must dividend amounts be deposited in a bank after declaration? तो कितने दिन के अंदर यहाँ पर डिविडेंड अमाउंट जो है वो हमें डिपॉजिट करनी होती है बैंक के अंदर आफ्टर हमारा डिक्लेरेशन हमने कर लिया। आज आपने डिक्लेरेशन की है, ठीक है, और 5 दिन के अंदर अंदर ये अमाउंट आप अकाउंट में डाल दोगे अपने इन्वेस्टर के। What is the minimum application money for securities under section 39? कितना एप्लीकेशन मनी आपको मिनिमम लेना होता है, जो भी आपका नॉमिनल अमाउंट है, ठीक है, उसका 5% हो। कितने दिन के अंदर डायरेक्टर से कंसेंट लेना होता है विद आरओसी, तो यहाँ पर आपको 30 दिन के अंदर अंदर कंसेंट ले लेना होना चाहिए। ठीक है, चलो, how many years of high court judgeship experience is required in national company law tribunal president? अगर आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट बनना है तो हाई कोर्ट क्या आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का। Who can sign for an LLP appointed as an auditor? यहाँ पर कौन जो है क्या साइन कर सकता है फॉर एन LLP अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, चार्टेड अकाउंटेंट्स। ठीक है, when is the third person a beneficial owner under the Companies Act? थर्ड पर्सन कब बनते हैं बेनिफिशियल ओनर, जब यहाँ पर उनके पास 10% शेयर्स या फिर वोटिंग राइट्स एटलीस्ट होती हैं। Which share capital type are recognized under section 43? तो कौन से होते हैं आपके पास में, इक्विटीज और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है,
बॉन्ड्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं? आपके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट होती हैं। व्हाट इज द मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सोशल कॉजेस फॉर एनपीओस टू रजिस्टर ऑन एसएससी? तो अगर एसएससी में अगर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है तो आपके पास में एटलीस्ट 50 लाख रुपीज जो है लास्ट फिस्कल में होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर कर सकते हो। आरबीआई का थ्रेशोल्ड क्या है फॉर डिस्क्लोजिंग जीएनपीए डाइवर्जेंस? जब आप यहाँ पर जीएनपीए डाइवर्जेंस आपका देखने के लिए मिल रहा है तो आपको यहाँ पर 5% ऑफ द रिपोर्टेड प्रॉफिट्स अगर आपके जीएनपीए हो जाते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके 5% से ज्यादा हो जाएंगे अगर आपके रिपोर्टेड प्रॉफिट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है आपकी आरबीआई की, तो उसे एक बार देख जाना। और आज की न्यूज में भी कुछ कुछ मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है, तो एक बार ना टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड करके उसे देख लेना। पूरा तो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता नहीं है, तो डेली पूरा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार चेक कर लेना। ओके, चलो। अगर यहाँ पर आपका प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो लेस देन 1 है, तो जो शेयर्स हैं वो कैसे होंगे? वो आपके अंडर वैल्यूड जाते हैं। ठीक है, शेयर्स की वैल्यू अभी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए कंपनी के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस? अगर किसी चीज की सप्लाई जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है, आप क्या देख रहे हो? जब उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है तो हम क्या देखेंगे? उसके प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास में लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स का प्राइस या फिर सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास में उसकी सप्लाई भी धीरे धीरे कर कर बढ़ती चली जाती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हम इसको ऑलरेडी स्टॉक करके रख लें, आज प्राइसेस बढ़ जाएंगे आगे जाकर। ठीक है, चलो। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हो रही है इन इंडिया, इट इज बेस्ड ऑन, तो ये होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर्मूला, नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे निकालोगे? यहाँ पर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपके पास में जीएनपी अगर दे रखे हैं और आपसे एनएन का कुछ पूछ रखा है और जीएन आपको दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज वर्क। ओके, चलो। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज, अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हो? टू मच मनी अगर आपको स्पेंड करना पड़ रहा है और बहुत ही कम गुड्स को आप परचेज कर पा रहे हो तो इन्फ्लेशन होगा। What causes a rightward shift in the ISLM curve? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ISLM कर्व के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो यहाँ पर अगर आपका ISLM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हायर मनी सप्लाई है यहाँ पर एंड इंटरेस्ट रेट्स आपके कम होते जा रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में? तो ये आपकी नेगेटिव जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में आपकी क्या होगी? नेगेटिव जा रही होगी। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ रहे हैं तो आपके पास में बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? पहले कहीं से बोरो करते हैं और फिर करते हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट और राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस एंड हाई एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड आपका स्टैगफ्लेशन। ओके, इसका स्टैगफ्लेशन में होता क्या है कि टेक्नोलॉजी तो आपकी सेम चल रही है और प्राइसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट्स जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा हैं, उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? मिडिल लेयर में कैटेगराइज करते हैं। आज भी ये न्यूज में था, ऐसा ना हो एग्जाम में आ जाए, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। ठीक है, तो आज ना अपर लेयर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपका न्यूज था। तो एनबीएफसी में ना आपके 3 लेयर होते हैं, एक होता है बेस लेयर, एक होता है आपका मिडिल लेयर और एक क्या होता है आपका लोअर सॉरी अपर लेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेस लेयर में क्या होगा? वो एनबीएफसी आते हैं जो कि यहाँ पर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और इनकी जो एसेट साइज है वो आपकी 1000 करोड़ रुपए से कम है। ठीक है, अब इसमें आपके पास में वो भी आ जाएंगे जो कि पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अकाउंट एग्रीगेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आते हैं आपके पास में मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में कौन से आते हैं? जिनके पास में 1000 करोड़ या उससे ज्यादा के एसेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग दोनों आ जाते हैं।
अपर लेयर कौन से होते हैं, यहाँ पर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट वाले जो एनबीएफसीज आपके होंगे और जो फाइनेंशियल सिस्टम पर पोटेंशियली ज्यादा रिस्क डाल सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसी अपर लेयर बोलते हैं। तो कौन सा मॉडल है जो कि राइवल्स प्राइस यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट ही रहेंगे, तो बर्ट्रांड्स मॉडल होता है आपका। बर्ट्रांड्स मॉडल आपका क्या अज्यूम करता है कि कॉम्पिटिटर के जो प्राइसेस है वो फिक्स्ड रहेंगे। इसे हम ना बर्ट्रांड्स मॉडल ऑफ ओलिगोपोली भी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें कि कंपटीशन जो है वो बहुत ही यहाँ पर फर्म्स के बीच में अगर आप देखोगे वो प्राइसेस पर जो है क्या चलता है, ना कि आपका क्वांटिटी के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो आपकी फर्म्स हैं अगर वो आइडेंटिकल आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो प्राइसेस होते हैं वो ये बहुत साइमल्टेनियसली चूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को ये मैक्सिमाइज कर दें। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये अपने लिए बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में हमने देखा है ना, वेरिएबल कॉस्ट हम लेकर चलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर जितना भी कंट्रोल कर सकें। तो प्राइस कंपटीशन होता है यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके सिमिलर नेचर के होते हैं। फिर यहाँ पर आप साइमल्टेनियस डिसीजंस ले रहे होते हो, तो जो प्राइस डिसीजंस होते हैं वो यूजुअली आप सेम टाइम पर लेते हो, ठीक है, बिना ये जाने कि भाई अदर प्राइम का प्राइस क्या रहेगा। और कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स को यहाँ पर उस जगह से लेते हैं जिसका प्राइस सबसे कम है। नेक्स्ट, विच लीडरशिप स्टाइल ग्रांट्स मैक्सिमम फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स, तो इसमें देंगे लेजिस फेयर में देते हैं और इसको हम डेलीगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर मोरल वर्सेस मोटिवेशन के बीच में। हाई मोरल जो होगा वो हमेशा मोटिवेट करेगा, हाई मोरल प्रोडक्टिविटी लेकर आता है। हाई मोरल जो है वो प्राइमरी होता है, या मोरल जो है वो ग्रुप एटीट्यूड दिखा रहा है। तो मोरल आपका यहाँ पर कलेक्टिव कॉन्फिडेंस दिखाता है, इंडिविजुअल ड्राइव नहीं दिखा रहा, ठीक है। अगर टीम का मोरल कैसा है, ऐसे बोलते हैं ना, अगर स्पोर्ट्स टीम का मोरल बहुत अच्छा है टीम जीत जाएगी, और स्पोर्ट्स टीम का मोरल अच्छा नहीं है तो टीम माइट भी हार जाए। मोटिवेशन जो होता है वो इंडिविजुअल चीज होती है कि यहाँ पर मैं कितनी मोटिवेटेड हूँ, एक्सटर्नली मोटिवेटेड हूँ या इंटरनली मोटिवेटेड हूँ। तो यहाँ पर मोटिवेशन जो है वो इंटरनल ड्राइव है या रीजन है कि भाई एक इंडिविजुअल जो है वो काम कर रहा है, और मोरल जो होता है वो कलेक्टिव फीलिंग होती है एक ग्रुप या टीम के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, एचआरएम प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पर कि एम्प्लॉय ऑटोनॉमी की बात करता है, तो कौन सा करेगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी यहाँ पर बोलता है कि हम यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एम्पावर करें कि वो खुद से चीजों के डिसीजन लेकर सके, अपने मन से काम करें, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कौन सी लीडरशिप स्टाइल है यहाँ पर जिसमें कि टीम कंसल्टेशन होता है, तो डेमोक्रेटिक होगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा रोल है जो एम्प्लॉयज को हैंडल करने में प्रॉब्लम्स हेल्प कर रहा होता है, तो करियर काउंसलिंग, ठीक है, करियर काउंसलिंग यहाँ पर टीम को हेल्प करता है ताकि वो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी थ्योरी है जो कि क्लासिकल और बिहेवियरल मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर रही है, ये होती है आपकी मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। अब मॉडर्न थ्योरी क्या बात करती है, ये बोलती है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट लेकर आना है जिसमें कि हम अडेप्ट करने की बात करें, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी, ह्यूमन मोटिवेशन और अलग अलग जो मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं उन्हें एक साथ इंटीग्रेट करें ताकि लोग यहाँ पर अडेप्ट कर पाए चीजों से रिलेटेड और यहाँ पर गोल को अचीव करें एफिशिएंटली, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो आर्ग्यूमेंट्स की स्पेस ही खत्म हो जाती है। विच लीडर रोल ब्रिजेस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो अपना गैप आ रहा है उसको कौन ब्रिज कर रहा है, कौन खत्म करने की कोशिश करता है, लिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन और मोटिवेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रिपरेशन एक नॉच तक आ गई है एंड आज से करेक्ट 1 महीना बचा हुआ है यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन की जो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आई होप आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी होगी और 2 महीने बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर बात करें प्रीलिम्स के और मेंस के लिए आपके पास 3 महीने हैं, तो अगर प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो अब स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं है, सबसे पहले यूट्यूब से शुरू करो, ठीक है। मेरी क्लासेस लेना चाहते हो मेरी लो या किसी और की लो, थोड़ा सा आप पहले यूट्यूब से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये बेसिक चीजें लगानी शुरू करो, करेंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पेंशन सेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लो, वो आपको समझ में आ जाएगा।
फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आप मेरे से पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा बेसिक लेवल से मैंने समझा रखा है। इसके बाद में धीरे 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 अपनी जो लेवल है उसको अपग्रेड करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, इतनी कम वैकेंसीज हैं, तो देखो अगर एक भी पोस्ट है और आपका लक भी अच्छा है और आपने हार्डवर्क बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, हार्डवर्क अगर नहीं करोगे तो लक काम नहीं करेगा। हार्डवर्क आपने अच्छे से किया है तो एग्जाम क्लियर करने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं, प्रोबेबिलिटी जीरो तो बिल्कुल नहीं होती, राइट। तो पॉजिटिव सोचकर चलना है। अब चलो बात कर लेते हैं, हम आप लोगों को प्रोवाइड करें करंट अफेयर कोर्स। तो यहाँ पर आरबीआई, नबार्ड, एडा, सेबी, पीएफआरडीए सभी के लिए मंथली मैगजीन होती है हमारी, एंड ये आपको अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक मिलेगी। अगर बात करें एग्जाम, मान लो कोई ऐसा है जो जनवरी तक आपका चल जाता है, तो हम जनवरी की भी आपको बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के मैगजीन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पीआईबी, आरबीआई से भी सर्कुलर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 150 एमसीक्यूज हर एक मंथ के आपको मिलते हैं 7 पार्ट्स में, जो कि बेस्ट करंट अफेयर्स हमारे होते हैं, जिसमें से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अलावा मंथली रिव्यू और एनालिसिस आपको मिलेगी, और ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, जहां पर आपकी आंसर्स जो हैं वो हम ही रिव्यू करते हैं, 1 to 1 आपको फीडबैक देते हैं और मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइस कितना है इसका? गाइस इसका प्राइस 1499 है, 1099 नहीं है। बात करें अगर यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज की, तो आपको हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो फेज 1 यहाँ पर आपके लिए कवर होते हैं जीए मॉक टेस्ट 10, 5 ईएसआई फेज 2 के ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 5 एफएम के फेज 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हम आपको 5 प्रोवाइड करते हैं तीनों के लिए। और ये जो टेस्ट है ये भी हम ही रिव्यू करेंगे, हमारी टीम आपके लिए रिव्यू कर देती है, और जो टीम के लोग हैं वही लोग हैं जो अभी तक इंटरव्यूज तक एटलीस्ट पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि भाई इनएक्सपीरियंस फैकल्टी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारी चीजें अच्छे से देखकर बताई जाएंगी, मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ऑल्टरनेट डे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस होती है। तो आज हम आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है, कल तक का टाइम देंगे, इसमें आपको आप सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, फिर हम आपको उसका फीडबैक देते हैं। अलोंग विद दैट आपके जो भी क्वेश्चंस हम आपको हर एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब ऑल्टरनेट डेज पर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको सोल्यूशंस अपने लगाने होते हैं। इसके अलावा 1 to 1 फीडबैक रहता है, आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेंटरशिप टाइप का ही हमारा प्रोग्राम रहता है। साथ में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्बो कोर्स सेबी और पीएफआरडी ग्रेड ए का। तो ये भी आपके लिए पीडीएफ कोर्स है जिसमें फाइनेंस वीडियोस आपको फ्री मिलेंगी। ओके, कोई फाइनेंस वीडियोस के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी है। इसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स, पेंशन सेक्टर। इसके अलावा डाउनलोडेबल रिवीजन शीट्स आपको मिलती हैं, 5 मॉक टेस्ट फेज 1 पेपर 2, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1, और पेंशन सेक्टर के नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। प्राइस आप देख ही सकते हैं, 4999 है। सेबी ग्रेड ए के कोर्स की अगर बात करें तो फेज 1 पेपर 2 और फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन शीट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग का जब मैं बोल रही हूँ, मतलब आप इसे अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, और प्रिंट भी करा सकते हैं। बाकी नोट्स हमारी ही उस पर रहते हैं एप्लीकेशन पर, आपको पता है, अदरवाइज टेलीग्राम पर आजकल सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, और ये काफी मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं। इसके अलावा हम आपको आपके सभी फेजेस के लिए 5 मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें कि हम आपका यहाँ पर फेज 2 कवर कर रहे हैं 5 मॉक टेस्ट, और 5 मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर फेज 1 के लिए कवर करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पीएफआरडी और आईएफएससी का कॉम्बो कोर्स चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पीएफआरडी एंड आईएफएससी, तो इसमें आईएफएससी से रिलेटेड जो आपके अलग से नोट्स होते हैं, वो मॉक टेस्ट होते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली सर से कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले हुए हैं, और आप हमारी आरपी एकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो वेबसाइट अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप चाहते हो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।